सभी उम्मीदवारों और श्रोताओं का स्वागत है। मूलभूत नियमों और पूरक नियमों यानी FRSR की हमारी जो ये श्रृंखला चल रही है, इसमें हम अब तक अध्याय 9 तक पहुंच चुके हैं। मतलब सेवानिवृत्ति से जुड़े नियमों पर हमने पिछली बार विस्तार से बात की थी। आज हम 2 बहुत ही महत्वपूर्ण अध्यायों पर फोकस करेंगे और साथ में केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियमावली के कुछ हिस्से भी देखेंगे। ये उन सभी के लिए बहुत उपयोगी है जो प्रतियोगी या विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। आज का एजेंडा है FRS का अध्याय 11 कार्यग्रहण काल, जिसमें हम FR 108 और 108A देखेंगे, और फिर अध्याय 12 वैदेशिक सेवा यानी फॉरेन सर्विस, जो FR 109 से लेके 127 तक है। इस पर हम काफी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये फॉरेन सर्विस वाला अध्याय तो काफी लंबा है। जी, और इसके साथ ही जैसा आपने कहा, हम CCS अवकाश नियमावली 1972 की अनुसूची 1 और 2 पर भी एक नजर डालेंगे। अनुसूची 1 में विविध प्रावधान है और 2 में जरूरी फॉर्म्स। देखिए, ये नियम जो है ना, ये प्रशासनिक कामकाज की रीढ़ है और परीक्षाओं में इनसे जुड़े काफी बारीक सवाल आते हैं, तो हर नियम को समझना जरूरी हो जाता है। सही कहा। तो चलिए फिर देर नहीं करते और इन नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं FRSR अध्याय 11 से, कार्यग्रहण काल या ज्वाइनिंग टाइम। यहाँ एक बात पहले ही साफ कर दें कि नियम 105 से 107 यहाँ प्रिंटेड नहीं मिलेंगे अब। हाँ, वो इसलिए क्योंकि उन्हें CCS कार्यग्रहण काल नियम 1979 में डाल दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन FR 108 और 108A अभी भी यही हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो FR 108 क्या कहता है? ये बहुत सीधा सीधा है जी, कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और उसे जो ज्वाइनिंग टाइम मिला है, उस अवधि के खत्म होने तक वो अपने नए पद पर ज्वाइन नहीं करता। हाँ, ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता। हाँ, तो बस उस अवधि के खत्म होने के बाद उसे कोई वेतन या अवकाश वेतन कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसमें एक और पहलू है जो अनुशासन से जुड़ा है। कई बार लोग उस पर ध्यान नहीं देते। अगर कोई कर्मचारी ज्वाइनिंग टाइम खत्म होने के बाद जानबूझकर ड्यूटी से गायब रहता है, आता ही नहीं है, तो इसे नियम 15 के तहत दुर्व्यवहार मिसबिहेवियर माना जा सकता है। ओह, ये तो गंभीर बात है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं FR 108A पर। ये थोड़ी अलग सिचुएशन है। ये उन लोगों पर लागू होता है जो सरकारी सेवा में नहीं है। हाँ, या तो वो किसी और जगह नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट या कहीं और, या फिर उस नौकरी से छुट्टी पर है। बिल्कुल। तो नियम कहता है कि अगर सरकार के हित में, ये फ्रेज इंपॉर्टेंट है, सरकार के हित में ऐसे किसी व्यक्ति को केंद्र सरकार के अधीन किसी पद पर अपॉइंट किया जाता है, तो सरकार के विवेक पर, सरकार चाहे तो उसे सरकारी पद पर ज्वाइन करने की तैयारी और सफर के लिए ज्वाइनिंग टाइम पर माना जा सकता है। जी, और यही बात तब भी लागू होती है जब वो सरकारी नौकरी छोड़कर अपनी पुरानी वाली नौकरी पर वापस जाता है। आने और जाने दोनों के लिए लागू हो सकता है, पर सरकार के विवेक पर। और इसमें वेतन का क्या प्रावधान है? हाँ, वेतन का भी बताया गया है। ऐसे ज्वाइनिंग टाइम के दौरान उस व्यक्ति को 2 अमाउंट्स में से जो भी कम हो वो मिलेगा। पहला, सरकारी नौकरी से ठीक पहले जो उसे उसका प्राइवेट एम्प्लॉयर दे रहा था वो वेतन, या अगर छुट्टी पर था तो छुट्टी का वेतन, और दूसरा, जो सरकारी पद उसे मिल रहा है उसका वेतन। इन दोनों में से जो कम होगा वो उसे मिलेगा। अच्छा, तो ये सरकार के हित में और सरकार के विवेक पर ये दिखाते हैं कि ये कोई ऑटोमेटिक अधिकार नहीं है। ये खास परिस्थितियों में सरकार का फैसला होता है। परीक्षा के लिहाज से इस नियम की ये बारीकियां समझना बहुत जरूरी है। सही। तो ये थे ज्वाइनिंग टाइम पर 2 नियम। अब हम आज के मुख्य विषय पर आते हैं, अध्याय 12 वैदेशिक सेवा यानी फॉरेन सर्विस। ये FR 109 से शुरू होता है और FR 127 तक जाता है। इसमें काफी सारे नियम हैं। जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो FR 109 सबसे पहले ये साफ करता है कि ये नियम किन पर लागू होंगे। ये सिर्फ उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिन्हें इन नियमों के यानी FRSR के लागू होने के बाद फॉरेन सर्विस में भेजा गया है। हाँ, जो पहले जा चुके थे उन पर पुराने नियम ही चलते रहेंगे जो उनके जाने के टाइम पर लागू थे। ये कट ऑफ डेट वाली बात है। बिल्कुल। अब आता है FR 110 का सब रूल A। ये एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल बताता है। क्या है वो? वो ये कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसकी मर्जी के बिना, उसकी सहमति के बिना फॉरेन सर्विस में नहीं भेजा जा सकता। हाँ, ये तो ठीक है, पर इसमें एक पेच है ना? एक परंतुक, एक प्रोविजो। हाँ, और वो पेच वो परंतुक परीक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये जो सहमति वाली बात है ना, ये तब लागू नहीं होती
जब ट्रांसफर किसी ऐसी संस्था या बॉडी में हो रहा हो जो पूरी तरह या मोटे तौर पर सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो। अच्छा, मतलब जैसे कोई सरकारी कंपनी या कॉरपोरेशन। बिल्कुल, होली और सब्सटेंशियली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर ऐसी जगह भेजा जा रहा है तो कर्मचारी की मर्जी के बिना भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है इस नियम का। ये तो वाकई ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, FR 110 का सब रूल बी क्या कहता है? वो कहता है कि भारत के बाहर हो या भारत के अंदर फॉरेन सर्विस में ट्रांसफर केंद्र सरकार मंजूर कर सकती है, और सरकार चाहे तो सामान्य या विशेष आदेश निकालकर इस पर कुछ पाबंदियां भी लगा सकती है। ठीक है, अब FR 111 पर आते हैं। ये फॉरेन सर्विस में ट्रांसफर के लिए कुछ शर्तें बताता है, मतलब ट्रांसफर कब हो सकता है? जी, इसमें 2 शर्तें हैं और दोनों का पूरा होना जरूरी है। पहली शर्त ए, ट्रांसफर के बाद कर्मचारी जो काम करेगा वो ऐसा होना चाहिए जिसे सार्वजनिक कारणों से, मतलब पब्लिक रीजन से, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा ही किया जाना चाहिए। सार्वजनिक कारण। और दूसरी शर्त बी ये है कि जिस कर्मचारी को भेजा जा रहा है वो या तो ट्रांसफर के समय जनरल रेवेन्यू से सैलरी पाने वाले पद पर हो या फिर किसी स्थायी पद पर उसका धारणाधिकार यानी लियन हो, या अगर उसका लियन सस्पेंड ना किया गया होता तो होता। धारणाधिकार मतलब लियन, ये शब्द बार बार आता है नियमों में। जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। लियन का मतलब है एक तरह से कर्मचारी का किसी स्थायी पद पर पक्का हक, भले ही वो कहीं और काम कर रहा हो। फॉरेन सर्विस भेजने के लिए यह जरूरी है कि कर्मचारी का सरकारी सिस्टम में एक तरह का घर हो, उसका एक स्थायी पद हो जिस पर उसका अधिकार हो। परीक्षा देने वालों को ये सार्वजनिक कारण और धारणाधिकार, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझना चाहिए। इनसे सवाल बन सकते हैं। बिल्कुल। अगला नियम है FR 112। ये एक सिंपल सिचुएशन को क्लियर करता है। अगर कोई कर्मचारी छुट्टी पर है और उसी दौरान उसे फॉरेन सर्विस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो जिस तारीख से ट्रांसफर हुआ उस तारीख से वो छुट्टी पर नहीं माना जाएगा और उसे लीव सैलरी मिलना बंद हो जाएगी। सीधी बात है, फॉरेन सर्विस शुरू तो छुट्टी खत्म। ठीक है, अब FR 113, ये सर्विस कैडर और प्रमोशन से जुड़ा है। इसका सब रूल I कहता है कि फॉरेन सर्विस में जाने पर भी कर्मचारी अपने मूल कैडर में ही बना रहेगा, मतलब जिस कैडर में वो ट्रांसफर से पहले था, चाहे परमानेंट था या ऑफिशिएटिंग। जी, और उसे प्रमोशन भी मिल सकता है। नियम 30(1) जो अब FR 22(2) हो गया है, उसके दूसरे परंतुक में जो शर्तें हैं उनके हिसाब से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसे प्रमोशन दे सकती है। अच्छा, तो फॉरेन सर्विस में रहते हुए भी प्रमोशन हो सकता है? हाँ, और प्रमोशन पर विचार करते समय अथॉरिटी ये भी देखेगी कि वो फॉरेन सर्विस में किस तरह का काम कर रहा है, मतलब काम की प्रकृति को भी ध्यान में रखा जाएगा। ये अच्छी बात है, इससे करियर प्रोग्रेशन रुकता नहीं है। हाँ, ये तो जरूरी है। और सब रूल 2 क्या कहता है? वो ये साफ करता है कि अगर कर्मचारी सबऑर्डिनेट सर्विस का है तो उसे सरकारी सेवा में जो अन्य प्रमोशन मिलने चाहिए उनसे रोका नहीं जाएगा। इसका फैसला भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेगी। ठीक है, अब आते हैं पैसे की बात पर। वेतन। FR 114, फॉरेन सर्विस के दौरान सैलरी कौन देगा और कैसे तय होगी? देखिए, FR 114 कहता है कि कर्मचारी को सैलरी फॉरेन एम्प्लॉयर देगा और ये उस तारीख से शुरू होगी जिस दिन वो सरकारी सेवा में अपना पद छोड़ता है। और सैलरी कितनी होगी, ये कौन तय करेगा? सैलरी कितनी होगी, उसे ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलेगा और उस ज्वाइनिंग टाइम की सैलरी क्या होगी, ये सब कुछ ट्रांसफर मंजूर करने वाली अथॉरिटी तय करेगी, लेकिन फॉरेन एम्प्लॉयर से सलाह मशवरा करके। अच्छा, मतलब आपसी सहमति से। तो सामान्य आदेश निकालकर इस सैलरी निर्धारण पर कुछ सीमाएं या प्रतिबंध लगा सकते हैं, तो कंट्रोल फिर भी सरकार के पास रहता है। ये नियम और इसकी प्रक्रिया थोड़ी पेचीदा हो सकती है। एग्जाम की तैयारी करने वालों को इस पर खास ध्यान देना चाहिए। और अगर श्रोताओं को लगता है कि इस तरह के जटिल नियमों पर और जानकारी चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहां हम नोट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। हाँ, ये अच्छा सुझाव है। चलिए अब फॉरेन सर्विस के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, अंशदान यानी कॉन्ट्रीब्यूशंस। FR 115, ये नियम क्यों है? ये नियम इसलिए है ताकि जब कोई कर्मचारी फॉरेन सर्विस में है तब भी उसकी पेंशन और छुट्टी से जुड़ी जो सरकार की देनदारियां हैं उनका हिसाब किताब चलता रहे, सरकार को उसका पैसा मिलता रहे। अच्छा, तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स है? कंट्रीब्यूशन देना होगा। और ये कंट्रीब्यूशन देगा कौन?
कर्मचारी या फॉरेन एम्प्लॉयर? नियम सी कहता है कि आमतौर पर तो ये कंट्रीब्यूशन पेंशन और लीव सैलरी दोनों का कर्मचारी को खुद देना होता है। हाँ, अगर फॉरेन एम्प्लॉयर राजी हो जाए देने के लिए तो वो दे सकता है। अच्छा, और इसमें एक और जरूरी बात है ना? जी हाँ, बहुत जरूरी, कि ये कंट्रीब्यूशन उस अवधि के लिए नहीं देने होते जब कर्मचारी फॉरेन सर्विस के दौरान छुट्टी पर होता है। मतलब छुट्टी के टाइम पर यह पेमेंट रुक जाती है। ठीक है। और क्लॉज डी? क्लॉज डी एक स्पेशल केस है। FR 123B के तहत अगर कोई खास व्यवस्था की जाती है तो भारत से बाहर की फॉरेन सर्विस के मामले में भी लीव सैलरी के लिए कंट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ सकती है, और ऐसी स्थिति में ये कंट्रीब्यूशन फॉरेन एम्प्लॉयर को ही देना होगा। इसमें एक नोट भी है, नोट 1, वो क्या कहता है? हाँ, वो नोट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो साफ करता है कि इस चैप्टर के लिए पेंशन शब्द में प्रोविडेंट फंड में सरकार का जो कंट्रीब्यूशन होता है अगर लागू हो वो भी शामिल माना जाएगा। इन सब कंट्रीब्यूशंस का बेसिक फंडा ये है कि सरकार को भविष्य की देनदारियों का पैसा अभी से मिलता रहे, क्योंकि कर्मचारी उस समय सीधे सरकार के लिए काम नहीं कर रहा होता। समझ गया, मतलब सरकार अपना हिसाब पक्का रखती है। बिल्कुल। अब FR 116 सीधा सा है। ये कहता है कि पेंशन और लीव सैलरी के लिए कंट्रीब्यूशन की दरें क्या होंगी ये राष्ट्रपति सामान्य आदेश से तय करेंगे। ये रेट्स टाइम टाइम पर बदलते रहते हैं। ठीक है। और FR 117 इन रेट्स के पीछे का लॉजिक बताता है ना? जी, कहता है कि पेंशन कंट्रीब्यूशन रेट्स ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि कर्मचारी को वो पेंशन मिल सके जो उसे नॉर्मल सरकारी सेवा में रहने पर मिलती, और लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन रेट्स इसलिए होते हैं ताकि उसे नियमों के हिसाब से लीव सैलरी मिल सके। इसमें एक और तकनीकी बात है कि लीव सैलरी निकालते समय फॉरेन सर्विस में मिली सैलरी को FR 92 के तहत वेतन माना जाएगा। हाँ, अगर कर्मचारी खुद कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो कंट्रीब्यूशन वाली रकम वेतन से घटा दी जाएगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोशिश ये रहती है कि फॉरेन सर्विस की वजह से कर्मचारी को पेंशन और छुट्टी के मामले में नुकसान ना हो। बिल्कुल, इसी को कहते हैं समतुल्यता का सिद्धांत, इक्विवेलेंस, लाभ बराबर रखने की कोशिश। ठीक है। FR 119 क्या है? ये सरकार को कुछ पावर देता है? हाँ, ये केंद्र सरकार को 2 पावर देता है। ए, सरकार चाहे तो किसी खास केस में या किसी खास तरह के केसेस में जो कंट्रीब्यूशन देना है उसे माफ कर सकती है, मतलब रेमिट कर सकती है। और बी, अगर कंट्रीब्यूशन बकाया हो जाए, ओवरड्यू हो जाए, तो उस पर कितना ब्याज लगेगा इसकी दर तय करने के लिए नियम बना सकती है। समझ गया। अब FR 150, ये थोड़ा सख्त नियम लगता है। हाँ, ये बहुत क्लियर कट है। ये कहता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी ये ऑप्शन नहीं चुन सकता कि मैं कंट्रीब्यूशन नहीं दूंगा और बदले में फॉरेन सर्विस वाले टाइम को सरकारी ड्यूटी नहीं गिनवाना चाहता। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य। कर्मचारी की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है उसी से उसका पेंशन और लीव सैलरी का दावा बना रहता है, और ना तो कर्मचारी का ना ही फॉरेन एम्प्लॉयर का इस जमा हुए पैसे पर कोई मालिकाना हक होता है, और इसे वापस लेने का मतलब रिफंड का कोई सवाल ही नहीं उठता। ओहो, तो ये पैसा सरकार के पास ही रहता है कर्मचारी के भविष्य के लाभों के लिए। जी, ये नियम कंट्रीब्यूशन की अनिवार्यता और उसके मकसद को बिल्कुल साफ कर देता है। ये नॉन ऑप्शनल है और नॉन रिफंडेबल। ठीक है। FR 112 क्या कहता है? ये एक रोक लगाता है कि फॉरेन सर्विस में काम करने वाला कर्मचारी केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना अपने फॉरेन एम्प्लॉयर से उस सर्विस के बदले में कोई पेंशन या ग्रेचुटी नहीं ले सकता। हाँ, ताकि कोई हितों का टकराव ना हो या दोहरा लाभ ना मिले। बिल्कुल। अब FR 122 ये भारत में फॉरेन सर्विस के दौरान छुट्टी लेने के बारे में है। इसमें क्या प्रक्रिया है? इसमें प्रक्रिया वही है जो उसकी मूल सरकारी सेवा पर लागू होती है। नियम वही लगेंगे, और वो सरकार से तब तक छुट्टी या लीव सैलरी नहीं ले सकता जब तक वो सच में ड्यूटी छोड़कर छुट्टी पर न चला जाए। ठीक है। और अगर फॉरेन सर्विस भारत से बाहर है तो छुट्टी का क्या होगा? ये FR 123 में है। जी, FR 123 भारत से बाहर फॉरेन सर्विस में छुट्टी की बात करता है। इसमें 2 मेन सिचुएशन हैं। ए, नॉर्मली फॉरेन एम्प्लॉयर अपनी शर्तों पर छुट्टी दे सकता है। ट्रांसफर मंजूर करने वाली अथॉरिटी पहले से ही एम्प्लॉयर से बात करके शर्तें तय कर सकती है। इस केस में लीव सैलरी फॉरेन एम्प्लॉयर देगा और ये छुट्टी कर्मचारी के सरकारी लीव अकाउंट से नहीं कटेगी। अच्छा, ये तो सिंपल है। और दूसरी सिचुएशन? दूसरी सिचुएशन जो सब रूल बी में है वो स्पेशल केस है। खास परिस्थितियों में ट्रांसफर अथॉरिटी फॉरेन एम्प्लॉयर के साथ एक स्पेशल अरेंजमेंट कर सकती है।
इस अरेंजमेंट के तहत कर्मचारी को सरकारी नियमों के हिसाब से छुट्टी मिल सकती है, लेकिन ये तभी होगा जब फॉरेन एम्प्लॉयर FR 116 के तहत तय रेट पर केंद्र सरकार को लीव कंट्रीब्यूशन दे। हाँ, ये वही स्पेशल अरेंजमेंट है जिसका जिक्र FR 115D और 116 में भी आया था। बिल्कुल, ये सारे नियम आपस में जुड़े हुए हैं। ये दिखाता है कि सिस्टम कितना सोचा समझा है। सही बात है। अब FR 124, ये एक खास स्थिति के बारे में है। मान लीजिए कोई कर्मचारी फॉरेन सर्विस में है और उसी दौरान उसे सरकारी सेवा में किसी पद पर ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट मिल जाता है, तो उसका वेतन कैसे तय होगा? हाँ, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है। नियम कहता है कि उसका वेतन सरकारी सेवा में उसके लियन वाले पद या जिस पर लियन होता अगर सस्पेंड ना होता और जिस पद पर वो ऑफिशिएट कर रहा है उनके वेतन के आधार पर तय होगा। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि इस कैलकुलेशन में उसकी फॉरेन सर्विस वाली सैलरी को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अच्छा, मतलब फॉरेन सर्विस की सैलरी अलग और ऑफिशिएटिंग वाली सैलरी सरकारी नियमों से अलग तय होगी। जी। अब आते हैं वापसी पर, प्रत्यावर्तन यानी रिवर्जन। FR 125, कर्मचारी फॉरेन सर्विस से सरकारी सेवा में कब लौटा हुआ माना जाता है? ये उस तारीख को होता है जिस दिन वो सरकारी सेवा में अपने पद का चार्ज लेता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसमें भी एक परंतुक है। अगर वो फॉरेन सर्विस खत्म होने पर सीधे चार्ज न ले बल्कि पहले छुट्टी ले ले, तो उसका लौटना उस तारीख से माना जाएगा जो केंद्र सरकार जिसके अंडर वो है तय करे। ठीक है। और FR 126 इसका नतीजा बताता है। जैसे ही वो लौटता है वैसे ही फॉरेन एम्प्लॉयर उसकी सैलरी देना बंद कर देता है और उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस भी लौटने की तारीख से बंद हो जाते हैं। ये लॉजिकल है। बिल्कुल। अब अध्याय 12 का आखिरी नियम FR 127, ये है अतिरिक्त स्थापन लागत वसूली, मतलब रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ एडिशनल एस्टैब्लिशमेंट। ये क्या चीज है? ये तब लागू होता है जब मान लीजिए किसी रेगुलर सरकारी ऑफिस में कुछ एक्स्ट्रा स्टाफ सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि वो किसी खास व्यक्ति या किसी प्राइवेट बॉडी या किसी बाहरी संस्था को सर्विस दे सके, और ये शर्त होती है कि इस एक्स्ट्रा स्टाफ का खर्चा उन लोगों से वसूला जाएगा जिनके फायदे के लिए यह स्टाफ रखा गया है। अच्छा, जैसे कोई कंपनी सरकार से कोई खास सर्विस ले रही हो और उसके लिए अलग से स्टाफ रखना पड़े। बिल्कुल। तो FR 127 बताता है कि ये वसूली कैसे होगी। ए, वसूली जाने वाली रकम सर्विस की कुल मंजूर लागत होगी, ना कि किसी महीने का एक्चुअल खर्चा। बी, इस लागत में FR 116 के तहत तय रेट पर पेंशन और लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन भी शामिल होगा, जो उस एक्स्ट्रा स्टाफ की मंजूर सैलरी पर कैलकुलेट किया जाएगा। और क्या सरकार इसमें कुछ छूट दे सकती है? हाँ, सी कहता है कि केंद्र सरकार चाहे तो वसूली की रकम कम कर सकती है या पूरी तरह माफ भी कर सकती है। ये एक तरह से यूजर पेज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है। ये नियम भी एग्जाम में आ सकता है, खासकर कॉस्टिंग या रेवेन्यू से जुड़े सवालों में। तो ये था FRSR अध्याय 12 फॉरेन सर्विस नियम 109 से 127 तक का पूरा विश्लेषण। वाकई ये नियम काफी डिटेल्ड हैं और जैसा आपने कहा, परीक्षा के लिए इनकी गहरी समझ बहुत जरूरी है। अगर किसी श्रोता को लगता है कि कोई नियम और डिटेल में समझना है तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर ये जानकारी काम की लग रही है तो लाइक और शेयर तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही। अच्छा, अब जैसा हमने शुरू में कहा था, एक छोटी सी नज़र CCS अवकाश नियमावली 1972 की अनुसूचियों पर भी डाल लेते हैं। अनुसूची 1 में क्या है? अनुसूची 1 में विविध प्रावधान है, मिसलेनियस प्रोविजंस। ये लीव रूल्स के कुछ खास पहलुओं को और साफ करते हैं या स्पेशल केसेस के बारे में बताते हैं। और अनुसूची 2? अनुसूची 2 प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें छुट्टी से जुड़े अलग अलग जरूरी फॉर्म्स दिए गए हैं, जैसे लीव एप्लीकेशन का फॉर्मेट, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट वगैरह। परीक्षा के नजरिए से भी सिर्फ नियम जानना काफी नहीं होता, उनसे जुड़ी प्रक्रिया और फॉर्म्स की जानकारी होना भी फायदेमंद रहता है। इससे पता चलता है कि कैंडिडेट को नियमों के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की भी समझ है। बिल्कुल सही। तो आज की हमारी इस चर्चा में हमने FRSR के अध्याय 11, कार्यग्रहण काल FR 108 और 108A और अध्याय 12
विदेशिक सेवा FR 109 से 127 के नियमों को काफी विस्तार से समझा और साथ ही CCS अवकाश नियमावली की अनुसूची 1 और 2 का एक संक्षिप्त परिचय भी लिया। जी, और ये सारे नियम और प्रावधान, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, न सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी हैं, बल्कि जब कोई सरकारी सेवा में आता है तो प्रशासनिक काम को सही ढंग से समझने और करने के लिए भी ये बहुत आवश्यक है। इन बेसिक रूल्स की क्लियर और सही समझ जो है वो कैंडिडेट्स को एक बहुत मजबूत आधार देती है। इतनी लंबी और थोड़ी तकनीकी चर्चा को इतने धैर्य से सुनने के लिए हम सभी श्रोताओं की सच में सराहना करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपकी तैयारी में जरूर मददगार साबित होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और प्लीज इस कंटेंट को लाइक करें, अपने साथी उम्मीदवारों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और ज्यादा डिस्कशन, नोट्स और अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ें। अगली चर्चा तक अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखें। धन्यवाद।